तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। ठीक है, आंसर जो भी है इसमें मैं नीचे लिखा हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई भी कर सकते हो। क्वेश्चन रेजोनेंस के मॉड्यूल के वर्कशीट 4 का है। ठीक है, जो मतलब जो एकदम एडवांस लेवल और ओलंपियाड लेवल होता है उनका वर्कशीट 4, उससे उठाया हुआ सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मुझे सबसे इजी लगता है मैं वो सबसे पहले सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये स्प्रिंग वाला पार्ट मुझे सबसे इजी लगता है, क्योंकि स्प्रिंग में एक बात बोली जाती है कि जो स्प्रिंग का टेंशन होता है वो तुरंत चेंज नहीं होता, उसको चेंज होने में समय लगता है। ये एक लॉजिक हम लोग बच्चों को ही बताते हैं कई बार। यहाँ पर जिंदा स्प्रिंग की बात की जा रही है ना। तो पहले तो अपन एफबीडी बनाएं बिफोर कटिंग। बी को रिमूव किया, मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन सबने पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर बी को रिमूव कर दिया गया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बी को कट कर दिया गया है। बी जो स्प्रिंग है उसको कट कर दिया गया। तो मैं कटिंग के जस्ट पहले का डायग्राम बनाऊंगा। तो इस पर नीचे एम होता होगा और ये जो एम होता होगा दोनों स्प्रिंग मिल करके संभालते होंगे। ये वाला mg/2 और ये वाला भी mg/2। ऐसा था जस्ट बिफोर द कटिंग। अब जस्ट आफ्टर द कटिंग क्या होता होगा, ये वाले राइट वाले स्प्रिंग का तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो इसको मैंने मिटा ही दिया। और जो लेफ्ट वाला स्प्रिंग है वो बचेगा। तो स्प्रिंग का फंडा यही रहता है कि जो जिंदा स्प्रिंग होता है, इन दिस केस लेफ्ट वाला स्प्रिंग, उसमें जो टेंशन होता है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कटिंग सेम रहता है। वो टेंशन चेंज नहीं होता, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। टेंशन में चेंज आता होगा लेकिन वो कुछ समय बाद आता होगा, है ना। इस क्वेश्चन में हमको इमीडिएटली आफ्टर कटिंग सॉल्व करना है। तो जस्ट आफ्टर द कटिंग और जस्ट बिफोर द कटिंग जो जिंदा स्प्रिंग होता है उसमें टेंशन वही का वही रहता है। तो इस वजह से इसमें जो टेंशन है वही का वही है। बिफोर कटिंग भी कितना था mg/2, आफ्टर कटिंग भी कितना है mg/2। तो ये इसका एफबीडी बन गया। बात करें ए सेंटर ऑफ मास की, तो वो तो आपको ऐसे ही दिख रहा है भाई, नेट फोर्स अपॉन मास होता है ना। तो नेट फोर्स कितना है इस पे, mg माइनस mg/2/m। तो ए सेंटर ऑफ मास इसका आ गया g/2। और क्योंकि ज़्यादा फोर्स इस पे डाउनवर्ड्स है विच इज़ mg, तो ये g/2 भी डाउनवर्ड्स होता होगा। ए सेंटर ऑफ मास पता चल गया। एक और चीज़ पूछी गई थी कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए सिंपल अपन टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा लगा सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस स्प्रिंग फोर्स का ही टॉर्क होगा, है ना। जो लेफ्ट वाला स्प्रिंग है उसी का टॉर्क होगा, जो कि होगा फोर्स विच इज mg/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा l/2। तो mg/2 इंटू l/2, ये मैंने टॉर्क लिख दिया। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास अलग से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m पहले साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये आई अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ से 5 बाय कितना 48 ml² आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया 5/48 ml² इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से अपना अल्फ़ा भी आ गया। कितना आएगा देखें ज़रा, 24 देन 12g/5l। तो ये अपना अल्फ़ा आ गया और ये अपना ए सेंटर ऑफ मास आ गया। तो ये सबसे इजी वाला यही था। एक बार आंसर मैच करते हैं, देखो सही आया कि नहीं। अल्फ़ा अल्फ़ा ये रहा, थर्ड वाला सॉल्व किया अपन ने, है ना। तो ए सेंटर ऑफ मास g/2 मतलब 0.5g सही है, और अल्फ़ा 12/5 मतलब कि 2.4। ठीक है, चलो ये भी सही है। तो सबसे इजी अपन ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो मुझे थोड़ा टफ लगता है वो इसकी बारी है ना। मतलब मुझे टफ नहीं लगता, गलत मत समझ जाना। जो केस नंबर 3 है उसके रेस्पेक्ट में केस नंबर 1 थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंदी है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, दोनों में फर्क क्या है पहले ये देखो। जो तीसरा वाला था उसमें स्प्रिंग था, है ना। तो स्प्रिंग में तुरंत के तुरंत टेंशन चेंज नहीं होता। लेकिन जो पहला केस है ना, यहाँ पर हिंज है, और हिंज क्या होता है, हिंज में तुरंत के तुरंत नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन जो भी फोर्स होते हैं वो तुरंत एकदम बदल जाते हैं। तो फिर से मैंने एफबीडी बनाया।
नीचे क्या होता होगा, mg। और जो मान लेते हैं यहाँ से फिर से b को रिमूव किया है, तो b को मैंने यहाँ से हटा दिया, ये मैंने हटा दिया b को, b नहीं बचा यहाँ पे, सिर्फ a बचा है। तो अगर सिर्फ a बचा है तो ये a के अबाउट ही ऐसा घूमता होगा, ऑब्वियस ही बात है, सिंपल कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर अल्फा निकालने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, टॉर्क अबाउट a इज इक्वल टू आई अबाउट a इंटू अल्फा, ऐसा होगा। a के अबाउट अब जो टॉर्क होगा वो किसका होगा, mg का होगा। mg का टॉर्क कैसे लिखूंगा, अगेन फोर्स विच इज mg देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a कैसे निकालूंगा भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ, है ना। अगर मुझे a के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो या तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ जो कि लेंथी जाएगा, और या फिर मैं जुगाड़ लगा सकता हूँ। थोड़ा सा जुगाड़ क्या है वो भी देख लो, कि ये है ना a, तो मैंने ये सोच लिया अपने आप से, मैंने एक झूठ कह दिया कि काश ये जो प्लेट है ये ऐसी एक प्लेट नहीं 4 प्लेट होती। ऐसा मैंने खुद से थोड़ी देर के लिए झूठ बोल दिया। मुझे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लाल वाली प्लेट का। तो मैंने अपने आप से झूठ बोल दिया कि चलो ये एक प्लेट नहीं है 4 प्लेट है, और ये जो पूरी की पूरी 4 प्लेट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने इकट्ठा लिख दिया a के अबाउट, जो कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एक का मास m है, तो इन चारों का इकट्ठा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m, यानी कि 4m। साइड के स्क्वायर का सम बाय 12, यही फॉर्मूला होता है ना। तो देखो ये जो छोटी वाली प्लेट थी, लाल वाली प्लेट, इसका साइड लेंथ तो l दिया है ना क्वेश्चन में, ये देख सकते हो ये। तो ये जो मैंने 4 प्लेट मिला के एक प्लेट बना दी, इसके के लिए ये लेंथ कितना हो जाएगा 12, और ये कितना होगा l, ऐसे होगा। तो मुझे सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ विदाउट यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैंने मान लिया कि काश ये एक नहीं 4 होते, तो 4 होने से ये फ़ायदा होता कि जो A होता वो सेंटर ऑफ मास हो जाता, और A जब सेंटर ऑफ मास होता तो मुझे बिना फालतू का पैरेलल एक्सिस नहीं लगाना पड़ता इन चारों के लिए, ठीक है। तो इन चारों का इकट्ठा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लिख सकता हूँ, मास मल्टीप्लाइड बाय 12 स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 12। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ये तो इस पूरे का आ गया ना, मुझे पूरे का थोड़ी चाहिए, मुझे तो सिर्फ इसका चाहिए। तो मैं फिर से क्या करूँगा, इसका 1/4 कर दूंगा। तो ऐसे अपन बिना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए के भी a के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा, ये आएगा 4 तो कैंसिल हो गया है ना, 5 ml स्क्वायर बाय 12 इतना आएगा। पैरेलल एक्सिस लगा के भी चेक कर सकते हो, यही आता होगा। और फिर जो मैंने खुद से झूठ कहा था कि ये काश 4 प्लेट होती, तो वो झूठ मैंने वापस ले लिया, ये लो एक ही प्लेट है, ये कितना है l और ये कितना है l बाय 2। पता नहीं ये जुगाड़ समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया हो समझ में तो बिल्कुल ध्यान मत देना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेना, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आई अबाउट ए मुझे पता चल गया। वापस आए क्वेश्चन में, हम यूज कर रहे थे क्या, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई अबाउट ए इंटू अल्फा। तो टॉर्क तो लिख दिया था, आई अबाउट ए आ चुका है विच इज़ 5/12 ml स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से हमको अल्फा पता चल गया, कितना 6g/5l, ये आ गया अल्फा। अब इस अल्फा की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ए सेंटर ऑफ मास। ज़रा सोचो, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ए के अबाउट। तो अगर ये ए के अबाउट रोटेट करेगा तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो तो कुछ ऐसा होगा ना, सर्कुलर पाथ। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ग्लिच करता है, 1 मिनट। हाँ, ये देखो ये गायब हो गया, कोई नहीं, आप लोग समझ गए होगे, है ना। तो जो ये सेंटर ऑफ मास का पाथ होता होगा वो कुछ ऐसा होता होगा, ऐसा। सीधी सी बात है, जो पूरी की पूरी प्लेट है वो तो ए के अबाउट रोटेट कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास भी ए के अबाउट घूमना चाहेगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा।
तो सेंटर ऑफ मास के ऐसे पाथ होने की वजह से जो ए सेंटर ऑफ मास होता होगा उसका ये डायरेक्शन होता होगा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, तो उस वजह से जो ये एंगल है ये भी थीटा हो गया। और फिर जो ए सेंटर ऑफ मास है उसको मैं लिख सकता हूँ, ए सेंटर ऑफ मास का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू डी। व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन हिंज विच इज ए एंड सेंटर ऑफ मास। ये जो डिस्टेंस है हरे कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको डी बोला जा रहा है ना। तो सीधी सी बात है, ए के अबाउट रोटेट कर रहा है, मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन लिखना है, तो यूज किया मैंने ए इज इक्वल टू अल्फा आर, और जो आर होता है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। तो उसी को मैंने काहे से रिप्रेजेंट किया, डी से। अब ये जो डी है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल डायगोनल का आधा होता होगा। तो ए सेंटर ऑफ मास अल्फा डी हुआ, डी का वैल्यू डायगोनल का हाफ होगा, डायगोनल मन में निकाल सकते हो, √5L बाय कितना 2 आ रहा है, तो डी हो जाएगा √5L बाय 4। तो ये आ गया ए सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड। लेकिन आंसर पे अगर अपन ध्यान दें तो आंसर आई और जे में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, इसके कंपोनेंट करके लिख देते हैं। तो जो ए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में होता होगा वो क्या होता होगा, वो देखो यहाँ कंपोनेंट करूँगा ए सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई में। तो हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा देख सकते हो, कॉस आएगा, और वर्टिकल में क्या आएगा, साइन आएगा, ऐसे होगा। तो ए सेंटर ऑफ मास में लिखने जा रहा हूँ -a cos थीटा आई कैप -a sin थीटा जे कैप, ऐसा हुआ। वैल्यूज रख दे रहा हूँ, यहाँ से मैं -a सेंटर ऑफ मास कॉमन कर सकता हूँ, और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू मैं डायग्राम से रख सकता हूँ, है ना। अगेन ये मैं cos और sin रख के नहीं बता रहा हूँ, पढ़ी लिखी ऑडियंस है, sin और cos निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो sin थीटा है वो आता है कितना, 2/√5, और तो cos थीटा कितना आ जाएगा, 1/√5। तो ये मैंने cos और sin का वैल्यू रख दिया। अब ए सेंटर ऑफ मास रख देता हूँ, तो ए सेंटर ऑफ मास कितना है, देखो अल्फा डी था ए सेंटर ऑफ मास, है ना, ये लिखा, ये रहा। तो ए सेंटर ऑफ मास था अल्फा डी, उसका वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो अल्फा की जगह 6g/5L और डी की जगह √5L/4, देन ब्रैकेट में क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप बाय √5। तो देख सकते हो √5 कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा ये यहाँ से मुझे 6/4 मिलेगा। 6/4 मतलब कितना, सॉरी 6/20 मिलेगा। √5 गया, और ये 6/20 मतलब 3/10 मतलब कि 0.3 g आई कैप प्लस 2j कैप। अब आंसर चेक करते हैं सही आया कि नहीं। तो अल्फ़ा तो सही है और ए सेंटर ऑफ मास भी सही है, तो इसका ए पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, मान के चलते हैं सब कुछ क्लियर है सबको यहाँ तक। थोड़ा सा हो सकता है बस किसी बच्चे को ये वाला पार्ट बाउंस कर गया हो, तो अगर ये बाउंस किया है तो उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के लिख सकते हो, उससे भी यही आएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के और क्या क्या जुगाड़ हो सकते हैं। फिर आते हैं आखिरी पार्ट जो उसका सेकंड है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा फेवरेट पार्ट मेरा यही है। थोड़ा क्रिएटिव भी है ये, मतलब ये ऐसा है कि जिसने सोच लिया उसी से बनता है, नहीं तो परेशान होते रहो, फिर करते रहो, आंसर ही नहीं आता। तो देखो पहले, मतलब मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट, पहले मैं ये समझा रहा हूँ कि सेकंड पार्ट को सॉल्व करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, तो अगेन ये जो सेकंड वाला स्ट्रिंग है इसको मैंने यहां से हटा दिया, ये हट चुका है, उसका टाटा बाय बाय कर दिया। एक ही रस्सी बची है, उस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन होता होगा टी, जो कि हमको नहीं पता, ध्यान रखना। और यहाँ डाउनवर्ड क्या लगता होगा mg। ये हो गई दो बातें। फिर इसके सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, हमको नहीं पता, और अल्फा भी हमको निकालना है।
तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं जो कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए वाली होगी, तो उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा मैं एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और अगर दूसरी इक्वेशन में लिखूं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम जी का टॉर्क तो गायब हो गया। ठीक है। जो भी टॉर्क होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो टेंशन का टॉर्क होगा, जो कि टी इंटू एल बाई टू होगा। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास में भी लिख सकता हूँ, है ना। अभी अभी कैलकुलेट किया था इस वाले में, कितना आया था भाई, ऊपर है 5/48, तो लिख देता हूँ 5/48 ml²। अब ये अल्फा की जगह तो अल्फा ही पड़ा रहेगा ना, मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि 3 अननोन हो चुके हैं ना यहाँ पे। एक तो ए सेंटर ऑफ मास, दूसरा अल्फा, और तीसरा टी। 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, 2 इक्वेशन तो बना ली ऑलरेडी। अब यहां पर कोई बच्चा ये बोल सकता है सर तीसरी इक्वेशन तो ये रही ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी। हो सकता है कोई बच्चा फिर से ये लगा दे, डी क्या होगा, अगेन यही वाला डिस्टेंस। तो अगर ऐसा तुमने किया ना तो ये गलत है, ये तुम नहीं कर सकते। ये तुमने पिछले वाले पार्ट में a इज इक्वल टू अल्फा डी इसलिए कर लिया था क्योंकि जो पिछला हिस्सा था ना उसमें जो पॉइंट a था वो फिक्स था। यहां पर जो पॉइंट a है वो थोड़ी फिक्स है, वो तो रस्सी से बंधा हुआ है। ये पॉइंट a तो आइदर राइट और लेफ्ट मूव कर सकता है। तो a इक्वल टू अल्फा आर अपन तब लगाते हैं जब एक पॉइंट फिक्स होता है ना। और यहां पर ना ही a फिक्स है और ना ही सेंटर ऑफ मास फिक्स है, इस वजह से ये इक्वेशन लगा नहीं सकते आप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से ये मेरा फेवरेट पार्ट है कि यहाँ पर ए इक्वल टू अल्फा आर अपन यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ए एंड सेंटर ऑफ मास दोनों ही मूव कर रहे हैं। अब अगर मान के चलो कि ए को रेस्ट पे करना है तो फिर रिलेटिव यूज करना पड़ेगा। मैं विथ रेस्पेक्ट टू ए जाऊंगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए जाऊंगा, तब जाके मैं ए को रेस्ट पे करूंगा। तो ऐसे तो बहुत लेंदी हो गया ना, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया। तो इस वजह से जो इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच है वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। देखो IAOR पे ऑलरेडी 2 वीडियोज आ चुके हैं। एक पे बताया गया था कि IAOR कैसे निकालते हैं, है ना, पिछला ही वीडियो था शायद। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले IAOR ही पता करूँगा कि किधर होता होगा। तो देखो फिर से FBD बनाता हूँ। टेंशन T, नीचे लगा mg। अब इस ऑब्जेक्ट, अच्छा B तो हट चुका है, B को हटाओ पहले, डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है B को हटा दिया, है ना। अब देखो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले टोटल फोर्सेस की बात करूं तो इस पर जितने भी फोर्सेस है ना, सारे के सारे फोर्स y एक्सिस के अलोंग है। जो भी नेट फोर्स है वो अलोंग y है। तो सीधी सी बात है जो इसका सेंटर ऑफ मास होता होगा वो भी अलोंग y एक्सिस ही मूव करता होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी वेक्टर होता होगा वो आइदर डाउनवर्ड्स होना चाहिए और अपवर्ड्स होना चाहिए। कॉमन सेंस यही कहता है कि भाई राइट वाली रस्सी काटोगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर थोड़ी जाएगा, है ना। अगर राइट वाली रस्सी काटोगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर थोड़ी जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे ही जाता होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती होगी वो डाउनवर्ड्स होती होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे फोर्स y एक्सिस में है। तो एक्सेलरेशन भी किधर होता होगा, y एक्सिस में। फिर से बोल रहा हूँ, गलती से कहीं x ना बोल दिया हो। जितने भी फोर्स हैं ऑब्जेक्ट पर सब अलोंग y हैं। तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, अलोंग y। तो वेलोसिटी भी किधर होगी, अलोंग y। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो पक्का डाउनवर्ड्स है। और जो पॉइंट A है, पॉइंट A ये तो बेचारा रस्सी से बंधा हुआ है ना। अब अगर ये रस्सी से बंधा हुआ तो बेचारा नीचे तो जा नहीं सकता, है ना। अगेन रस्सी से ही बंधा हुआ तो बेचारा ऊपर भी नहीं जा सकता। तो इस बेचारे के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो ये राइट में जाएगा और या फिर ये लेफ्ट में जाएगा। 2 ही चीजें हो सकती हैं, है ना। तो कहीं भी मान लो आप, मैं मान ले रहा हूं कि राइट में जाता होगा और राइट में ही जाना चाहिए, है ना।
क्योंकि एक टॉर्क नाम की भी चीज़ है इस ऑब्जेक्ट पर। टॉर्क से भी आप सोच सकते हो कि जो इस पर टॉर्क है वो कैसा है, वो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है मतलब ऑब्जेक्ट को भी क्लॉकवाइज ही घूमना है, और अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा तो ए को राइट में ही जाना पड़ेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो भी मैंने पता कर लिया, पॉइंट ए का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो भी मैंने पता कर लिया। अगला स्टेप क्या होता था, याद होगा, इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करते थे, और ये परपेंडिकुलर जहां कहीं पर भी इंटरसेक्ट होते थे वो हमको क्या बताता था, वो हमको आई ए ओ आर बताता था। ठीक है, तो ये मुझे आई ए ओ आर इसका पता चल गया। अब मैं आई ए ओ आर का पूरा फ़ायदा उठाते हुए लिखूंगा टॉर्क अबाउट आई ए ओ आर इज इक्वल टू आई अबाउट आई ए ओ आर इंटू अल्फा। तो आई ए ओ आर का फ़ायदा तुमको दिख रहा होगा, आई ए ओ आर के अबाउट टेंशन का टॉर्क ही ख़त्म, टेंशन का टॉर्क तो ज़ीरो ही हो गया आई ए ओ आर के अबाउट, है ना। आई ए ओ आर के अबाउट सिर्फ और सिर्फ एम जी का टॉर्क आता होगा यहाँ पर, जो कि एम जी एल बाई टू होता होगा। ठीक, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो भाई फिर से लगा लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, या फिर से वही जुगाड़ चिपका दो जो अभी चिपकाया था। क्या, ये देखो, ये प्लेट है, तुमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो तुम फिर से सोच लो वही चीज़ कि काश ये एक प्लेट ना होती, ये दो प्लेट होती, है ना। तो फिर से सेम जुगाड़ सोच सकते हो, या तो पैरेलल एक्सिस लगा सकते हो, जैसी इच्छा। मैं तो इसी से करने जा रहा हूँ, है ना। तो मुझे इसका इसका बस लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कितना है, एल, तो ये पूरा अपने आप कितना हो गया, 2L, और ये कितना है, एल बाई टू। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेहनत करनी पड़ेगी। तो लिखने जा रहा हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि होगा m पहले वाले साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब ये जो आई आया अगेन, ये तो पूरे का आ गया ना, मुझे पूरे का थोड़ी चाहिए, मुझे तो सिर्फ शेडेड पार्ट का चाहिए। तो सिंपल है, ये जो भी आया है इसका मैं हाफ कर दूंगा, है ना, जो भी कुछ आया है ये इसका मैं हाफ कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे आई पता चल जाएगा। अब यहाँ से आई निकाल करके, इस जगह से आई निकाल करके सिंपल इस जगह पे रखना है। तो रखते हैं, कितना आ रहा है आई देखें ज़रा। 2 से 2 तो कैंसिल, है ना। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17/48 आ रहा है। तो यहाँ रखा मैंने 17/48 ml स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से मुझे झट से अल्फ़ा पता चल गया, विच इज़ 24/17 G/L। अल्फ़ा पता चला, ठीक है। अब अगर अल्फ़ा मुझे पता चल चुका है तो ए सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं लिखूँगा ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एल बाई टू। कैसे किया ये समझ पाते हैं कि नहीं, पता नहीं। ये इक्वेशन अब मैं आई ए ओ आर के अबाउट ही लिख रहा हूँ, है ना। ये जो आई ए ओ आर है इसको मैं फिक्स मान सकता हूँ। आई ए ओ आर की यही खास बात होती है कि आई ए ओ आर को आप एक फिक्स्ड पॉइंट मान सकते हो, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस गिवन इंस्टेंट पर, जो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम है, इस इंस्टेंट पर यही इसका एक्सिस है। तो अगर ये एक्सिस है तो इसको एक्सिस मानते हुए सेंटर ऑफ मास का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, अल्फा इंटू ये डिस्टेंस विच इज एल बाई टू। अल्फ़ा आ चुका है, अल्फ़ा को रख दूंगा तो ये मुझे मिलेगा कितना, 12G/17। एल तो कट जाएगा, एक्सेलरेशन जो भी है डाउनवर्ड्स ही होगा। अब चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। बी पार्ट 24G/17L, चलो ये वाला तो सही है और ये वाला भी सही है, चलो दोनों सही है ना। तो मान के चलते हो कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। फिर एक बार जो चीज़ों को समराइज़ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कितनी काम की बातें थी। पहली काम की बात ये थी कि स्प्रिंग में जो टेंशन है वो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कटिंग नहीं बदलता। कौन से वाले स्प्रिंग की बात की जा रही है, जिंदा स्प्रिंग की, जो जिंदा बचा है। पहली बात
कि स्प्रिंग में टेंशन तुरंत के तुरंत नहीं बदलता। दूसरी बात ये थी कि जो हिंज से फोर्स लगता है और जो रस्सी में टेंशन होता है वो तुरंत बदल जाता है। इस वजह से यहाँ पर हमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तीसरा की पॉइंट ये था कि ए इज इक्वल टू अल्फा आर हम तब लगाते हैं जब कोई एक पॉइंट फिक्स होता हो। तो इस वजह से ए के अबाउट एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट ए इक्वल टू अल्फा आर में नहीं लगा पा रहा था। तो इस वजह से मैंने आई ए ओ आर की तलाश की और आई ए ओ आर के अबाउट मैं ए इक्वल टू अल्फा आर लगा सकता हूँ। ठीक है, इतनी काम की बातें बोली हैं। और चौथी बात वही जुगाड़ था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ मान लिया था काश 4 प्लेट हैं, यहाँ पर मान लिया काश 2 प्लेट है। तो मान के चलते हैं कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट वमेंट कर देना कि सर अच्छा लगा, है ना, झूठ मूठ का लाइक कर देना। क्या थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मैं जा रहा हूँ मॉर्टल कॉम्बैट खेलने।